नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मात्र हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने वाले हैं। भारत के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे हम लोग, क्योंकि मानव भूगोल कक्षा 12वीं का ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भाग पहला होगा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। पहले हम लोग व्यापार की बात कर लेते हैं कि व्यापार कहते किसे हैं। यूँ कहते हैं कि व्यापार जो किया जाता है वो दो पक्षों के बीच होता है। दो पक्षों के बीच व्यापार होता है। इस व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। या लेन देन। ये दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है व्यापार। क्योंकि बीच भी हो सकता है, जैसे राम और श्याम के बीच। राम और श्याम अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। ये जो व्यापार होता है, इस व्यापार के अंतर्गत एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी, ये दो पर्सन हो सकते हैं। और इस व्यक्ति के पास एक वस्तु का अधिक्य है, यानी कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के अतिरिक्त वस्तु और भी ज्यादा बची हुई है, तो उस वस्तु को जिसके पास उस वस्तु की कमी है, तो जिसके पास अधिक्य है वो कम वालों को वस्तु का ट्रांसफर कर देगा। तो ये व्यापार हो सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते किसे हैं? कि दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माना जा सकता है। हम लोग फालतू बात बिल्कुल नहीं करेंगे। फालतू बात, नो बकवास, मात्र काम की क्लास, जिसके अंतर्गत आप लोगों से जो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा मात्र उसी की बात करेंगे। बिल्कुल बकवास, नो बकवास। यदि आप लोगों को इसी लेसन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नोट्स भी चाहिए कि हमें तो हस्तलिखित नोट्स भी चाहिए, तो मात्र काम के नोट्स जो पेपर में आने के लायक है वो आप लोगों को बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे। मात्र हम लोग उसी की बात करेंगे जो पेपर में आने के लायक है और जो वास्तव में ही समझने के लायक है। ऐसे में काफ़ी सारी बकवास लिखी हुई है, उसकी भी बात नहीं करें। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अंतर्राज्यीय व्यापार भी होता है। राज्य व्यापार भी हो सकता है जो दो या दो से
अधिक राज्यों के बीच, जैसे राजस्थान और यूपी के बीच व्यापार होता है, तो ये अंतर्राज्यीय व्यापार हो सकता है। भारत के सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार अंतर्देशीय व्यापार हो सकता है। जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में होता है, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में यदि व्यापार होता है तो वो अंतर्देशीय व्यापार, एक देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार अंतर्देशीय व्यापार, और दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार, और दो देशों के बीच में होने वाला जो व्यापार हो सकता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माना जा सकता है। हम लोग इसकी बात करते हुए ये भी बात करेंगे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विश्व व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है, नोट लगा के उसे समझेंगे कि विश्व व्यापार में भारत का योगदान, तो विश्व व्यापार में भारत का योगदान 1% माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट पूछा जा सकता है, जिसके सामने नोट लगा दे वही पेपर की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। विश्व व्यापार में भारत का योगदान बोलो कितना प्रतिशत? 1%। पूरे विश्व व्यापार के अंतर्गत भारत का योगदान 1% माना जा सकता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, संपूर्ण विश्व की यदि हम बात करें तो संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान यदि किसी का माना जा सकता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माना जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। आइए इसी के साथ हम लोग भारत की भी बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के यदि बदलते हुए पैटर्न और प्रारूप की बात की जाए तो 1950 और 51 के दरमियान यदि देखा जाए तो भारत का योगदान विश्व व्यापार में 1214 करोड़ था। 1214 करोड़। यदि हम इन्हीं आंकड़ों को आगे ले जाते हुए 50 और 51 के मुकाबले 2016 और 17 की यदि बात की जाए तो 2016-17 के अंतर्गत भारत के विश्व व्यापार में यदि योगदान है तो 44,29,762 करोड़ रुपए का योगदान है विश्व व्यापार के अंतर्गत भारत में। 44,29,762 करोड़ का योगदान है विश्व व्यापार। यदि पिछले 5 वर्षों का इतिहास उठा के देखा जाए तो विश्व व्यापार में अब भारत का योगदान 2 गुना बढ़ा है। 1% ही योगदान है, लेकिन गुना पूछा जाए ना, कितना गुना बढ़ गया पिछले 5 वर्षों में, तो 2 गुना बढ़ा है बंधु। कितने गुना बढ़ा है? 2 गुना। तो विश्व व्यापार में भारत का 1950 और 51 में जो योगदान था वो 1214 करोड़ था। 2016-17 में यदि योगदान पूछा जाए तो 44,29,762 करोड़ रुपए का विदेशी व्यापार या टर्नओवर माना जा सकता है भारत का। विदेशी व्यापार में इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि के अनेक कारण माने जा सकते हैं, जैसे कि भारत का विनिर्माण उद्योग की क्षेत्र के अंतर्गत लगातार भारत ने विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत भारत का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हम व्यापार की यदि बात करें तो आप लोग लगातार देख रहे होंगे, बुक्स रखना अपने पास में, जो कहते हैं कि भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, लगातार आप लोग मेरी क्लास में यूं ही जुड़े रहिए और बने रहिए आप लोग। हम उन्हीं की बात करेंगे जो पेपर में आने वाले हैं। काम की क्लास, बिल्कुल नो बकवास। यदि जिस तथ्य के सामने नोट लगाया गया है, विश्वास रखना कि एग्जाम में पेपर हॉल के अंतर्गत क्वेश्चन वही पूछा जाएगा। एक चैप्टर के अंतर्गत 4, 5, 6, 7, 8, 10 कितने भी पेज का पूरा लेसन हो सकता है, लेकिन पूरे लेसन से बंदो क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन वहीं से बनेगा जो बिल्कुल पूछने के लायक होगा।
काफ़ी सारी बुक्स भरी हुई है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब आप लोग उठा के देखोगे किताब में तो लिखा हुआ है वहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल में आप लोगों ने ऐसा पढ़ चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसी बातें आप लोग पढ़ोगे उनके बारे में, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हम लोग देखेंगे, आप लोग बुक्स को अपने साथ में रखना बिल्कुल हमेशा। वो जितना पैराग्राफ था उतने पैराग्राफ के अंतर्गत मात्र वो जो बात पूछी जाती वो मैंने नोट लगा के यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दी थी। अब हम भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप के बारे में देखेंगे। यदि हम लोग निर्यात संगठन का बदलता हुआ प्रारूप देखेंगे तो बात करेंगे भारत 1947 की। इस समय भारत का कोई व्यापार नहीं था। बात करेंगे हम 1950-51 की। बात करेंगे हम बदलते हुए लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो 2000, 2012 और 13 की। बात करेंगे हम लोग 2016, 2016 और 17 ऐसे करेंगे। यदि हम लोग बात तो 1947 में जब मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था तब भारत का कोई व्यापार नहीं था। यदि हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में भारत से अनेक प्रकार का, जैसे कि सूती वस्त्र, और हम बात करें चाय के अलावा बात करें अफीम है, नील की खेती है, इन कुछ मदों का, जैसे रेशम मार्ग है रेशम का, इन चीज़ों का निर्यात कर दिया जाता था। यदि 1950 और 51 के अंतर्गत बात करें, 2012-13 में या 2016 और 17 के अंतर्गत, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो निर्यात संगठन है उसका प्रारूप लगातार बदलता गया है। हम लोग व्यापार की जब बात करेंगे तो व्यापार के दो मद माने जाते हैं, दो मद माने जा सकते हैं। एक तो है निर्यात और एक माना जा सकता है आयात। ये कुछ चीजें हैं, बस यही समझनी है आप लोगों को। बाकी लेसन के अंतर्गत कोई रट्टा मारना है, कुछ चीजें सीखनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। व्यापार के दो मद, एक निर्यात एक आयात, सीधा सा याद रखना है। यदि अपने देश से विदेशों में चीजें या वस्तुएं भेजी जाती है तो उसे निर्यात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निर्यात। एक देश के परिप्रेक्ष्य से मात्र हम भारत की बात करेंगे। आप यदि भारत से कोई चीज अमेरिका बेची जाती है, बेचना, ये तो समझ जाओगे, बेचना, यदि बेची जाती है तो बोलो वो निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात। यदि हम कोई वस्तु, इधर से हम लोग बात कर लेते हैं जैसे कि चीन, और कोई वस्तु हम चीन से मंगवाते हैं, बेचना इधर, या खरीदते हैं, तो वो आयात माना जा सकता है। तो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो मद माने जा सकते हैं, एक निर्यात और दूसरा आयात। निर्यात का मतलब होता है, सामान्य भाषा में आप लोग ये समझ जाना कि यदि हम भारत से कोई वस्तु बेचते हैं विदेशों में तो वो निर्यात माना जा सकता है। एकदम शॉर्ट है, एकदम तरीके से, जो आप लोगों को यदि क्लास में लगातार बैठे रहे आप लोग तो 70% यही याद होगा, मात्र सुनने से। मात्र क्या करने से? सुनने से। और 100% ही यदि याद करना चाहते हो आप लोग, नोट्स भी चाहिए आप लोगों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगला ये आयात का मतलब होता है आना। आयात शाब्दिक अर्थ, ऐसे ट्रिक से याद रखना, आयात आना। यदि हम विदेशों से वस्तुएं मंगवाते हैं, खरीदते हैं, तो उसे आयात कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ये दो मद माने जा सकते हैं। अब यूं कहते हैं कि यदि आयात और निर्यात, इसे यही विराम देते हैं, यदि आयात और निर्यात यदि किसी देश में दोनों बराबर है तो भुगतान संतुलन उस देश का भुगतान संतुलन पक्ष में है। और यदि किसी देश के अंतर्गत आयात निर्यात से ज्यादा है, ये एरो का साइन बता रहा है ज्यादा। यदि आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो भुगतान संतुलन विपरीत अवस्था में। भुगतान संतुलन विपरीत अवस्था में। आप लोग जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है
तब से लेकर यदि एंड तक देखते हो तो याद भी होगा, समझ में भी आएगा। और जो बच्चा बीच में से ही जुड़ा है और बीच में से याद करने का प्रयास करे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करें। तो आयात और निर्यात, यदि आयात ज्यादा है और निर्यात कम है तो भुगतान संतुलन बोलो कौन सी दिशा में होगा? विपरीत दिशा। और यदि निर्यात आयात से ज्यादा है तो व्यापार संतुलन पक्ष में होगा या हानि में होगा? देश या लाभ में हो जाएगा। समझ में आई? तो हम ऐसे समझ सकते हैं। और प्रारंभिक समय में यदि हम पहले निर्यात संगठन की बात करेंगे कि भारत से मूल रूप से प्रारंभिक स्थिति के अंतर्गत कौन से 50 और 51 या 2012-13 के अंतर्गत यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संगठन में समय समय पर बदलाव आया है। प्रारंभिक समय में यदि हम बात करें तो कृषि और उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब प्रोडक्टों को निर्यात कर दिया जाता था। 50-51 में 2012-13 के अंतर्गत और 2016-17 के अंतर्गत एक तो कृषि, यहां भी कृषि, ये लो कृषि और उससे संबंधित सेक्टर के अंतर्गत समवर्गी वस्तुओं का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। जबकि मैं आज पेट्रोलियम और अपरिष्कृत पेट्रोलियम या उर्वरक इनका निर्यात बढ़ने लगा है। तो यूं कहते हैं कि जबकि पेट्रोल और अपरिष्कृत उत्पादों और अन्य वस्तुओं की लगातार वृद्धि हुई है, आयस्को में देखा जाए तो खनिजों से निर्मित सामानों का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2009 और 10 में और 10 और 11 के अंतर्गत यदि इनकी तुलना 2015 और 16 से की जाए तो व्यापार जो है वो व्यापक तौर पर लगातार स्थिर रहा है। परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा से लिया जा सकता है। अब कड़ी जो प्रतिस्पर्धा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा ये क्या हो सकती है? जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक तो भारत की वस्तुएं जापान में बिकने जाए और चीन की भी जाए तो दोनों वस्तु एक ही दुकान पे रखी हुई है और दोनों का मूल्य समान है, लेकिन दोनों की गुणवत्ता में अंतर है। जापान की गुणवत्ता अच्छी है भारत से तो पहले जापान की बिकेगी, और भारत की गुणवत्ता कम है तो भारत की बाद में बिकेगी। लेकिन यदि सपोज करो कि जो जापान है और एक भारत है और अंतरराष्ट्रीय बाजार सपोज करो ये चीन है, और यहां से कोई वस्तु है कृषि से संबंधित या अन्य प्रोडक्ट कोई भी जाता है, उसकी कीमत भारत वाली की भी 50 है और जापान वाली की भी यदि 50 है, लेकिन गुणवत्ता में अंतर है, भारत की गुणवत्ता अच्छी है तो लोग सबसे ज्यादा इस वस्तु को खरीदें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा ऐसे होती है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ी है। कृषि उत्पादों के अंतर्गत हम यदि बात करें तो कॉफी, भारतीय कॉफी की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी है। कॉफी है, काजू है, दालें हैं जैसी परंपरागत वस्तुएं निर्यात में लगातार इनकी गिरावट आती जा रही है, ये कम होती जा रही है, लोग गिरावट आती जा रही है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पाद जैसे कि ताजे फलों की बात करें, हम लोग समुद्री उत्पादों की बात करें, चीनी की बात करें, इनके निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। 2016 और 17 के दौरान विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात मूल्य में यदि बात की जाए तो भारत के कुल निर्यात मूल्य के अंतर्गत 73.6 जो प्रतिशत है भागीदारी अंकित की गई है। चीन तथा अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ी है। भारत का जो पड़ोसी देश है चीन है, सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है तो चीन हो सकता है। और भारत के विदेशी व्यापार में यदि किसी का सर्वाधिक योगदान देखा जाए तो मणि, रत्नों और आभूषणों का माना जा सकता है। मणि, रत्नों और आभूषणों का। तो
का योगदान सबसे ज्यादा माना जा सकता है। तो ये तो हो सकता है भारत का निर्यात संगठन, पहले इन वस्तुओं का, कॉफी, काजू, दालें, इनका योगदान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटा है, बल्कि मणि, रत्नों और आभूषणों का जो योगदान है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के क्षेत्र के निर्यात संगठन के अंतर्गत बढ़ा हुआ देखा गया है। अब हम भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट क्या लगातार जुड़े रहिए, और डेटो वैसे कि वैसे आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये नोट्स चाहिए, हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। अब हम भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को देखेंगे। बदलते प्रारूप का तात्पर्य है, पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। प्रत्येक लेसन को जब हम रिकॉर्ड कर देंगे उसके बाद प्रत्येक लेसन के एमसीक्यू देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत ये बताएंगे कि लेसन नंबर 1 में से कौन कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है। यदि आप लोग उनको भी तैयार करते हो तो 80% कहीं नहीं गया आप लोगों को। तो ये भारत के आयात संगठन का बदलता प्रारूप देखेंगे। पहले हम लोगों ने निर्यात संगठन का बदलता प्रारूप देखा था। अब निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप के अंतर्गत ये देखा था कि भारत में 1950, 51, 2012-13 और 2015-16 के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों का पहले निर्यात किया जाता था। तो कृषि से संबंधित मदों का निर्यात किया जाता था प्रारंभिक समय में। आज वर्तमान के अंतर्गत पेट्रोल और उससे संबंधित निर्यात उर्वरकों का, और आज आभूषणों का, रत्नों का निर्यात किया जाता है। अब हम आयात की बात करेंगे कि भारत के आयात संगठन के अंतर्गत तो 50 और 60 के दशक के अंतर्गत, यहाँ है 1950 और 60 के दशक के अंतर्गत, 1950 और 60 के दशक के अंतर्गत खाद्यान्नों की गंभीर कमी महसूस की गई। खाद्यान्नों की, किसके? खाद्यान्नों की गंभीर कमी महसूस की गई। काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि खाद्यान्न कहते हैं किसे? तो अनाजों के साथ यदि हम लोग दालों को शामिल करते हैं, दालों को, तो उसे खाद्यान्न कहा जाता है। अनाजों के साथ यदि हम दालों को शामिल कर लेंगे तो उसे खाद्यान्न कहा जाता है। तो 60 के दशक के अंतर्गत या 50 के दशक के अंतर्गत, एक ही बात पूछे आप लोगों से, 50 और 60 के दशक के अंतर्गत, 10 का तात्पर्य होता है 10 का अंतर। तो 50 और 60 के दशक के अंतर्गत खाद्यान्नों की कमी महसूस की गई थी, यानी कि ये कम थे। इस समय जनसंख्या भी थोड़ी तेज गति से बढ़ती जा रही थी, विस्फोटक अवस्था उसे नहीं कहा जा सकता। तो 50 और 60 के दशक के अंतर्गत खाद्यान्नों की गंभीर कमी महसूस की गई। उस समय आयात की प्रमुख जो वस्तुएं थी वो खाद्यान्नों में पूंजीगत माल के साथ में मशीनरी के साथ में अन्य उपकरण। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत अवस्था में था। अभी शब्द मैंने समझा कि निपटाऊं आप लोगों को कि भुगतान संतुलन वापस बात कर लेते हैं हम। तो पहले भी हमने अभी यह बता के निपटाऊं कि भुगतान संतुलन क्या है। व्यापार के अंतर्गत भुगतान संतुलन की स्थिति तब होगी जब किसी देश के व्यापारिक पक्ष के अंतर्गत निर्यात तो होंगे ज्यादा लाभ की स्थिति, और यदि निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं तो यह हानि की स्थिति हो सकती है। और भुगतान संतुलन तब हो सकता है जब आयात और निर्यात दोनों क्या हो? बिल्कुल बराबर हो, इक्वल। भुगतान संतुलन, तो इस समय भुगतान संतुलन भारत का बिल्कुल विपरीत अवस्था में था 50 और 60 के दशक के अंतर्गत। चूंकि आयात प्रतिस्थापन की सभी प्रयासों के बावजूद आयात निर्यातों से अधिक होते जा रहे थे। आयात तो थे क्या? आयात ज्यादा, ये एरो का निशान है इधर जो मुंह फाड़ा हुआ है, ये तीर का निशान, ये आयात ज्यादा और ये निर्यात कम की स्थिति को। यदि देश में भुगतान संतुलन की स्थिति में बताना है तो भुगतान संतुलन की स्थिति तब हो सकती है भारत में जब निर्यात तो हो ज्यादा और आयात हो कम, तब जाके स्थिति भुगतान संतुलन की लाभात्मक स्थिति में हो सकती है। ये तो घाटे की स्थिति को दिखाता है, लेकिन ये घाटे की स्थिति को नहीं, ये लाभ की स्थिति को दिखाता है। और भुगतान संतुलन की स्थिति
जब आयात और निर्यात दोनों होंगे, ना तो लाभ होगा और ना हानि होगी। लेकिन ये जो घाटे की स्थिति थी, इसमें सुधार कब हुआ? जब 1966 और 67 के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति का दौर चला, और ये दौर के अंतर्गत इसने रफ्तार पकड़ी 1970 में, जब भारत में खाद्यान्नों की कमी लगातार महसूस की जा रही थी। यहां देखिए, खाद्यान्नों की कमी लगातार महसूस की जा रही थी 60 के दशक के अंतर्गत, और इसने रफ्तार पकड़ी 1970 के दशक के अंतर्गत, जब भारत के पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक तेज गति से बढ़ा। और खाद्यान्नों के अंतर्गत सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा था एक तो गेहूं का, चावल और मक्का, ये मुख्य खाद्यान्न माने जा सकते हैं। आगे जब आप लोग कृषि पढ़ोगे तो उस कृषि के अंतर्गत देखोगे कि गेहूं और चावल ये पवित्र अनाज माने जा सकते हैं। कौन से अनाज? पवित्र अनाज। इनकी परिभाषा अलग से देंगे। पवित्र अनाज, जैसे कि प्रत्येक हम भारत के अंतर्गत, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी यहाँ धर्म की प्रधानता है, और पवित्र हुआ है कि प्रत्येक पूजा के अंतर्गत जब आप लोग भगवान की पूजा करोगे तो उसमें प्रत्येक पूजा के अंतर्गत गेहूं और चावल का उपयोग किया जाता है, इसलिए पवित्र अनाज भी माने जा सकते हैं। क्वेश्चन जिस दिन पूछा जाएगा ना, आधे बच्चे इसे का जवाब देने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन आप लोग एकदम करेक्ट वैसा के वैसा ही सुनो, काम की क्लास, बिल्कुल नो बकवास। आगे चलेंगे हम लोग। तो ये 1970 के बाद के दशक के बाद में हरित क्रांति में जब लगातार सफलता मिलने लगी, तो खाद्यान्नों का जो आयात है विदेशों से, उस पर रोक लगा दी गई। जैसे कि हम लोग लाल गेहूं मंगवाते थे भारतीय अमेरिका से, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस समय जब रोक लगाई अमेरिका ने कि भाई हम आप लोगों को लाल गेहूं भी देना बंद कर देंगे, क्योंकि विवाद हो गया था। और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि 16 दिसंबर सन 1971 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, वो अलग हो चुका था, और पाकिस्तान का पक्ष करता है अमेरिका। और इसी विवाद के चलते हुए उन लोगों से जब हम लोग खाद्यान्नों की कमी क्यों महसूस हुई, इसलिए हुई क्योंकि हम पहले लाल गेहूं खरीद के, बिल्कुल सड़ा हुआ गेहूं था, लाल गेहूं खरीद के खाते थे हम लोग अमेरिका से। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिया भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, और हम लोगों ने स्वयं ने गेहूं का उत्पादन किया। और हरित क्रांति का जब दौर था तो उस हरित क्रांति को सफलता मिली, क्योंकि इनका अनाजों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा था। आज तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत इन खाद्यान्नों का निर्यात करने लगे। तो लगातार, लेकिन 1973 के अंतर्गत 1973 के अंतर्गत 1973 के अंतर्गत आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम के पदार्थों में या मूल्य में कुछ उछाल आया, यानी कि तेज गति से बढ़े, और आयात बजट भी बढ़ने लगा। खाद्यान्नों के आयात की जगह हम लोग जब उर्वरक और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ थे, इन पदार्थों का हम लोग आयात करने लगे। और मशीनरी है, मशीन से बने हुए उपकरण हैं, विशेष स्टील है, खाद्य तेल है, रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करने लगे। और इसी परीक्षण के बदलते प्रारूप में आप लोग बुक्स में देखना 11.4 नंबर की तालिका दे रखी है। उस तालिका के अंतर्गत भारत की प्रमुख उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनका निर्यात करोड़ों में दे रखा है। इसमें पहला स्थान कृषि और उससे संबंधित वस्तुएं आ जाएगी, अयस्क खनिज आ जाएगा, विनिर्माण के सामान आ जाएंगे, खनिज ईंधन आ जाएगा, या लुब्रिकेंट का सामान आ जाएगा। अर्थात इसके अंतर्गत पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं का आयात लगातार तेज गति से बढ़ने लगा था। इसके बदलते हुए प्रारूप के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे कि जो भारत की व्यापार की दिशा है वो लगातार बदलती जा रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट को लेके भी क्या करोगे आप लोग, जो मुख्य बातें आप लोगों को बताई जाती है उनको समझने का प्रयास कीजिए, और बाकी नोट्स हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, उनको वैसे की वैसे पढ़ना, जैसे मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ वैसे ही मिलेंगे आप लोगों को। लीजिए, अब हम व्यापार की दिशा की बात कर लेंगे। व्यापार की दिशा की बात के अंतर्गत हम भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश
प्रमुख देशों के साथ देखेंगे और प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ देखेंगे। 2016 और 17 के दौरान यदि क्षेत्र अनुसार भारत की बात की जाए तो भारत का सबसे ज्यादा जो व्यापार रहा है, व्यापार की जो दिशा रही है, वो यूरोप के साथ। बोलो किसके साथ? यूरोप के साथ। हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो व्यापार किया वो यूरोपीय देशों के साथ, उत्तरी अमेरिका के देशों के साथ, उत्तरी अमेरिका के देशों के साथ। यदि तीसरे स्थान, प्रथम स्थान पर यूरोप, तीसरा, दूसरा अमेरिका, या तीसरे के साथ लैटिन अमेरिका के साथ। याद है आगे यदि देखा जाए तो एशिया और आसियान देशों के साथ हम लोगों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किया। भारत का बहुउद्देशीय आगामी यदि 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान देखा जाए कि पिछले यदि 5 वर्षों में व्यापारिक योगदान भारत का देखा जाए तो विश्व व्यापार के अंतर्गत भारत के व्यापार का योगदान 2 गुना बढ़ा है। बोलो कितना बढ़ गया? 2 गुना। और इसी की दिशा के अंतर्गत पहले आयात में उदारीकरण, आयात करों में कमी, डी लाइसेंसिंग व्यवस्था प्रक्रिया के अंतर्गत एक कस्व यानी कि पेटेंट ने कुछ व्यापार में बात की है कि हम लोगों ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन नीतियों के तहत भारत का जो विदेशी व्यापार है उस दिशा के अंतर्गत लगातार परिवर्तन का दौर चला है। भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो समुद्री और वायु परिवहन के ऊपर निर्भर करता है। भारत का जो विदेशी व्यापार है एक तो वायु परिवहन के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं और एक हम जल परिवहन के माध्यम से या समुद्री परिवहन के अंतर्गत हम लोग इसे देख सकते हैं। हालांकि यदि विदेशी व्यापार की बात की जाए तो भारत का कुछ विदेशी व्यापार सड़क मार्ग के माध्यम से भी हुआ है। जैसे कि भारत का सड़क मार्ग के माध्यम से व्यापार हो सकता है पाकिस्तान के साथ, ये तो कभी हम लोग व्यापार करते ही नहीं है। बांग्लादेश के साथ, इसके साथ भी ज्यादा नहीं करते, लेकिन नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। इन 3 देशों के साथ हम लोग सड़क मार्ग के माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं। और यदि हम लोग बात करें या नोट लगा के यदि हम किसी चीज को समझें तो भारत में ही नहीं, विश्व में सभी जगह, अन्य देशों के अंतर्गत भी, तो समुद्री जो पतन होते हैं, समुद्री पतन ये विदेशी व्यापार के द्वार या गेट माने जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यदि मुख्य द्वार माना जा सकता है तो हम लोग उनको कह सकते हैं पतनों को। आगे हम लोग पतन देखने वाले हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो दिशा है, इस दिशा के अंतर्गत हम बात करें कि सबसे ज्यादा हम लोग किस अर्थव्यवस्थाओं के साथ या किन अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार कर सकते हैं, तो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, इन देशों के साथ हम लोग व्यापार करेंगे। और व्यापार जो करेंगे वो मुख्य तौर पर वायु और जल परिवहन या फिर महासागरीय परिवहन के साथ हम लोग व्यापार की बात करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 5 वर्षों में यदि इतिहास उठा के देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम लोगों का 2 गुना योगदान लगातार बढ़ा है। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं कि समुद्री पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, अर्थात भारत का जो विदेशी व्यापार है उनके तौर पर एक तो महासागरीय परिवहन से और एक होता है वायु परिवहन से। पहले आप लोग ये समुद्री पतन क्या होता है, इसे बंदरगाह भी कहते हैं। बंदरगाह भी कहते हैं। ये समुद्र तटीय वह क्षेत्र या वह स्थान जो एक तरफ तो जल से घिरा हुआ हो और एक तरफ उसके स्थल हो। बोलो क्या हो? स्थल हो। तो बंदरगाह या पतन किसे कहते हैं? बंदरगाह और पतन एक ही है दोनों। बंदरगाह कोई पतन कहते हैं, पतन कोई बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह वह स्थान जहां जहाजों में माल को या तो चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, उस विशेष क्षेत्र को बंदरगाह के नाम से जाना जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है उस व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में यदि किसी को देखा जा सकता है तो वो पतन को देखा जा सकता है कि पतन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जा सकता है। जैसे हम लोग या कच्छ के रण के अंतर्गत देखेंगे कांडला पतन।
कांडला भी कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय पतन हो गया है। मुंबई पतन, मारमा गोवा, गोवा पतन, कोच्चि पतन। ये मानचित्र में पूछा जाएगा आप लोगों से, 3 मानचित्र पूछे जाएंगे, कौन सा पतन कहां पर स्थित। कोच्चि, तुतीकोरिन, बेंगलुरु पतन, प्लूरू पतन। नीचे देखेंगे कोच्चि पतन, कोच्चि, तुतीकोरिन, तुतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई पतन, चेन्नई पतन। आगे देखेंगे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम पतन आंध्र प्रदेश में। आगे हम लोग देखेंगे हल्दिया पतन, हल्दिया पतन। हल्दिया से आगे चलेंगे कोलकाता पतन, कोलकाता पतन, फरक्का, भांग। ये प्रमुख पतन माने जा सकते हैं। यदि हम लोग भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा की बात करें तो भारत की कम संपूर्ण समुद्र तटीय सीमा रेखा 7516.6 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा पर भारत के मुख्य तौर पर 12 पतन और गौण तरीके से 200 पतन स्थित है। ये जो पतन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार माने जा सकते हैं, जिनसे भारत का मुख्य तौर पर व्यापार होता है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो आजाद होते ही स्वतंत्र भारत के अंतर्गत 2 पतन हुआ करते थे। यहाँ आप लोग एक छोटा सा भारत बनाते हैं। ये लीजिए। तो जो 2 पतन थे भारत में, एक तो पतन है चिटगांव, चिटगांव बंदरगाह, और एक है कराची पतन। ये 2 पतन, एक पाकिस्तान में चला गया और आज एक वर्तमान बांग्लादेश में। ये 2 पतन हुआ करते थे पहले भारत में व्यापार के लिए, लेकिन भारत विभाजन के साथ ही कराची पाकिस्तान के अंतर्गत और चिटगांव जो पतन है वो बांग्लादेश के पास चला गया। तो कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कांडला पतन पतन का विकास किया गया। इसे कांडला पतन भी कहते हैं। देखो कांडला लिखा हुआ है आप लोगों की किताब में, कांडला ही है। तो कांडला पतन का विकास किया गया कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए। कच्छ के रन गुजरात में है, कच्छ के रन गुजरात के अंतर्गत है। और एक जो पतन माना जा सकता है ये चिटगांव पतन। कौन सा पतन? चिटगांव पतन। ये बांग्लादेश के पास है। चिटगांव की पतन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ कोलकाता पतन का विकास किया गया। इस पतन का विकास किया गया। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि प्रमुख रूप से भारत के अंतर्गत कौन कौन से पतन है और कौन कौन से पतन है जो विकास के दौर के अंतर्गत हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। आगे यदि बात की जाए तो आज भारतीय नौभार के अंतर्गत 1951 में 20 मिलियन टन और 2016 के अंतर्गत 843 मिलियन टन से अधिक व्यापार इन पतनों से किया जा सकता है। नमस्कार। यहाँ तक आप लोगों जो मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट भाग के अंतर्गत जब हम लोग भाग 2 देखेंगे तो यहाँ से हम लोग भारत के प्रमुख पतनों के बारे में बात करेंगे। हम कांडला को देखेंगे, हम मुंबई को देखेंगे, हम मार्म गोवा को देखेंगे, कोच्चि है, बेंगलुरु है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम, हल्दिया और कोलकाता पतन, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत।